सो दैट वे आपको काफ़ी मुझे लगता है समझ आ गई होगी कि क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में कितना ईजिली और कितने एक सीक्वेंस वे में आप समझ सकते हो चीज़ों को। ये सारा ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में है। ये एक प्रेस कैसे नेशनलिज्म को बूस्ट करती है। जो भी हमने पिछले 4 टॉपिक्स पढ़े हैं वो सारे फैक्टर्स थे बिहाइंड इंडियन नेशनल कांग्रेस की फॉर्मेशन के लिए। लेकिन मेरे क्वेश्चन आंसर वाले पैटर्न से ये आपको बोरिंग नहीं लगेंगे। मॉडल आंसर कैसा होता है और हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द इनर क्लासरूम। सो आज हम अपना पार्ट 2 कंप्लीट करेंगे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का। आई होप आप सबने पार्ट 1 देखा होगा, उसमें हमने 5 टॉपिक्स कवर किए थे। आज के पार्ट 2 में भी हम 5 टॉपिक्स कवर करेंगे। पार्ट 2 का नाम है द अवेकनिंग और इसमें हम मोस्टली कवर करेंगे हमारे रिफॉर्म मूवमेंट्स और इंडियन नेशनल कांग्रेस जब आई उससे पहले वाला टाइम। ठीक है, तो हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं। आप इसको पॉज करके आप देख लीजिए हम इसमें कौन कौन सा टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। सो लेक्चर शुरू करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, आपको पता है जो हमारे टॉपिक रहेंगे वो मैं आपको इन द फॉर्म ऑफ 2 क्वेश्चन समझाऊंगा। 2 क्वेश्चन रहेंगे और ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, और इस पे प्री को भी हम कवर करेंगे। और हर टॉपिक एंड में वी हैव 2 पार्ट्स। द फर्स्ट वन इज कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म एंड द सेकंड पार्ट इज रेलेवेंस इन टुडेज टाइम। सो ये दोनों चीज़ें आपके लिए एक एडिड चीज़ है जो हम इस अपने टॉपिक में कर रहे हैं। और जो मेरे क्वेश्चन आंसर रहेंगे, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, ये पूरे मेंस ओरिएंटेड रहेंगे। इसमें वर्ड लिमिट का पूरा ध्यान रखा गया है ताकि आपको एज इट इज़ आप देख लें कि एक मॉडल आंसर कैसा होता है। और कोई भी क्वेश्चन अगर इस टॉपिक से आता है तो कुछ ऐसी लाइन्स रहेंगी, कुछ ऐसे जो आप याद भी कर सकते हैं। तो जब वहाँ पे लिखेंगे तो एग्जामिनर को एक अच्छा व्यू पॉइंट मिलेगा आपको लेके, तो आपके मार्क्स उसमें बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, एग्जामिन द कंट्रीब्यूशन ऑफ राजा राम मोहन रॉय इन सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म ऑफ 19th सेंचुरी। हाउ डिड हिज आइडियाज ले द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न इंडियन थॉट। तो थोड़ा सा शुरू करने से पहले हम इसको समझ लेते हैं। इंडिया 1800 का इंडिया कैसा था, 1800 का इंडिया कैसा था, कर लेते हैं। हाँ, तो एक सोसाइटी थी हमारी जो वो क्राइसिस में थी। क्राइसिस क्या थे? सती, चाइल्ड मैरिज, विडो ऑपरेशन, कास्ट रिजिडिटी, रिचुअलिज्म और नो मॉडर्न एजुकेशन। एक चीज मैं आपको और भी बताऊंगा, जो ये वाला पीरियड था इसका आउटकम हम सिंपल समझ लेते हैं क्या था। इसका आउटकम था कि इसने एक नई क्लास को पैदा किया था और वो थी मिडिल क्लास। तो आपको पता होना चाहिए कि जो मिडिल क्लास है वो इसी दौर में पैदा हुई थी, क्योंकि यहाँ पे बात की गई थी मॉडर्न इंडियन एजुकेशन की। अब हम आ जाते हैं अपने सवाल पे। तो राजा राम मोहन रॉय ने सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म कौन कौन से लाए। सो आंसर हमारा शुरू होता है राजा राम मोहन राय 1772 से 1833 तक ये रहे। 1833 में इनकी डेथ हो गई ब्रिस्टल में। सो थोड़ा सा सीक्वेंस समझ लेते हैं। 1772 में इनका बर्थ होता है। 1815 में ये अतमिया सभा बनाते हैं। उसके बाद 1820 में ये बनाते हैं तुलफ उल मुआउद्दीन, ये भी एक सभा होती है। 1821 में ये एक पेपर शुरू करते हैं जिसका नाम रहता है संवाद कौमुदी। ठीक है, उसके बाद आता है 1828, वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रह्मो समाज। उसके बाद आता है 1829, ये अबॉलिश करते हैं सती प्रथा। उसके बाद आता है 1830, ये इंग्लैंड जाते हैं और वहाँ पे 1833 में ब्रिस्टॉल में इनकी मौत हो जाती है। सो दिस इज द थिंग, ये थोड़ी सी इनकी ब्रीफ है। ये आपका प्रीलिम का कवर हो जाएगा। इनको फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी कहते हैं ड्यू टू हिज पायनियरिंग रोल इन सोशल, रिलीजियस एंड एजुकेशनल रिफॉर्म। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि आप इमेजिन करो एक ऐसा इंडिया जहाँ पे विडोज को बर्निंग फायर पे धकेल दिया जाता था, और ये डोमिनेट थी चीज बिकॉज ऑफ रिलीजन। इन सच टाइम दिस मैन स्टूड अलोन, नॉट विद द स्वॉर्ड बट विद आइडियाज। ये आइडिया के साथ खड़े हुए, और यही थे वो राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, उस टाइम पे रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी थी, ऑपरेशन, सोशल कस्टम्स थे, हमारे ब्लाइंड रिचुअल से कोई ऐसा नहीं था कि हम फॉलो करते थे। उस टाइम में इन्होंने मेजर रिफॉर्म्स लाए थे इन सोशल, रिलीजियस एंड एजुकेशनल सिस्टम में। तो हम बात करेंगे सबसे पहले रिलीजियस रिफॉर्म्स की। ही क्रिटिसाइज्ड आइडोलिटी, कहते थे कि आइडल पूजा नहीं करनी है, और जो सुपरस्टिशन है हिंदुइज्म में उनको ये नहीं मानते थे, और ये कहते थे कि भगवान एक है और हमें उसी में आस्था रखनी चाहिए, दैट इज मोनोथिज्म। He advocated for rational understanding of scriptures, emphasizing reasons over ritual. उन्होंने बोला था कि कोई भी रिचुअल अगर आप फॉलो करते हो वो एक रीजन के थ्रू होना चाहिए, ऐसे उसको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है। आपको भी मेंस में ऐसे ही लिखना है, इससे ज़्यादा ना आपको टाइम होगा वहाँ पे और ना आपको लिखना चाहिए, क्योंकि जब आप ये लाइन लिखते हो तो उनको खुद ही समझ आती है एग्जामिनर को कि आप इसको अगर आप डिटेल में भी लिखोगे तो वही चीज़ निकल के आएगी जो आपने एक लाइन में सम अप किया है। द नेक्स्ट थिंग इज सोशल रिफॉर्म। सोशल रिफॉर्म में इनका सबसे जो उन्होंने मेन काम किया था एंड दैट इज द सती। सती को थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। एक ट्रू स्टोरी भी है कि इनकी जो अपनी सिस्टर इन लॉ थी उनको फोर्स किया गया था टू कमिट सती। ही सॉ यंग वुमेन स्क्रीमिंग एज फ्लेम रोज।
और यही वो इंसिडेंट था जिसने इनको ट्रांसफॉर्म कर दिया था। तो ये क्या करते हैं, उसके लिए लड़ाई लड़ते हैं और लीगल लड़ाई लड़ते हैं, लेजिस्लेटिव, वो भी अब एक पॉइंट आएगा, लीगल लड़ाई लड़ते हैं। 1818 में ये शुरू होते हैं और इनको 10 साल लगते हैं 1828 तक, जब ये लीगल फाइट करते हैं। ये उस टाइम में ऐसे करते हैं पब्लिश, ये फाइट करते हैं जो ऑर्थोडॉक्स पंडित्स होते हैं उनके साथ, नॉट फिजिकल फाइट बट फाइट थ्रू पेन्स। और ये इन्फ्लुएंस करते हैं उस टाइम के गवर्नर जनरल को, जो थे विलियम वेंडिक। तो ये उनके सामने पूरा का पूरा केस रखते हैं, हर चीज़ को वहाँ पे ब्लैक एंड वाइट में पेश करते हैं। और एट द एंड इनको 1829 में एक एक्ट आता है जिसको हम बोलते हैं सती अबॉलिशन एक्ट। इसकी रेगुलेशन आप याद रखना, ये रेगुलेशन नंबर है 18। और इफ़ यू फॉरगेट एवरीथिंग एल्स नेवर फॉरगेट्स दिस डेट। ठीक है, 1829 को ये अबॉलिश करते हैं सती। उसके बाद कोई भी औरत को किसी भी औरत को जलाना वर्जित हो गया था। ही ऑल्सो एडवोकेटेड फॉर वुमेन राइट्स इंक्लूडिंग एजुकेशन एंड इनहेरिटेंस राइट्स। ये कहते थे कि जो फादर है उसकी जो प्रॉपर्टी है उसमें फीमेल का भी उतना ही हक है जितना मेल्स का है। और इन्होंने चैलेंज की थी, यहाँ पे आप लिख लीजिए, ही ऑल्सो चैलेंज्ड पॉलीगैमी। और उन्होंने पर्दा सिस्टम के भी अपोज थे कि पर्दा सिस्टम नहीं होना चाहिए। अब आते हैं नेक्स्ट एजुकेशनल रिफॉर्म, उन्होंने क्या क्या किया। सबसे पहले ये बोलते थे कि हमें संस्कृत नहीं पढ़नी चाहिए, हमें वेस्टर्न एजुकेशन पे जाना है। तो आपको याद रखना है, ये आपको आ सकता है कहीं पे 2 आउट ऑफ 3 या 3 आउट ऑफ 1 जो भी वो रहता है आपके यूपीएससी के अप्रीलिंग क्वेश्चन। तो राजा राम मोहन राय नेवर एडवोकेटेड फॉर संस्कृत, ही ऑलवेज सेज कि हमें इंग्लिश पढ़नी चाहिए। ही एनकरेज्ड लर्निंग इंग्लिश अलॉन्ग साइड विद इंडियन लैंग्वेजेस, लेकिन इन्होंने संस्कृत को अपोज किया था। ये बोलते थे कि जो रिलीजन है इन इंडिया हैड बिकम अ टूल ऑफ फेयर, रॉय रिस्टोर्ड इट्स ओरिजिनल स्पिरिट। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव थॉट की। ही ऑलवेज एडवोकेटेड फॉर फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड सिविल लिबर्टीज। तभी इन्होंने अपने एक न्यूज़ पेपर चलाया था जिसका नाम मैंने आपको ऊपर भी बता दिया, बाय द नेम संवाद कौमुदी। ओके, ही क्रिटिसाइज आर्बिट्ररी गवर्नेंस एंड एम्फसाइज्ड रैशनल लॉ एंड जस्टिस। और इन सबका इम्पैक्ट क्या हुआ? ही फाउंडेड ब्रह्मो समाज इन 1828 which became a platform for progressive ideas, inspired later reformers like Ishwar Chandra Vidyasagar and Dayanand Saraswati, laid intellectual foundations for social awakening and political consciousness which is crucial for later nationalist movements। तो सम अप हम इसमें ऐसा करेंगे कि जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 थी वो तो कहीं ना कहीं उसका बिल्डअप हो रहा था, लेकिन उसी टाइम में ये कुछ थिंकर्स आए थे जिन्होंने सोशो इकोनॉमिक, आप बोल सकते हैं सोशल और इकोनॉमिक अवेकनिंग की थी अमंग द इंडियन सोसाइटी, उनको यूनाइट किया था फॉर अ कॉमन कॉज। ओके, सो अब हम थोड़ा सा ये करने से पहले हम थोड़ी सी समझ लेते हैं कुछ सभाएं। सबसे पहले थी अतमिया सभा, ये 1815 में आई थी। और सिंपल आपने इसका, मैंने आपको ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको पता होना चाहिए कि इसका पर्पस क्या था। ये करती थी डिस्कस मोनोथीजियम और रैशनल क्वेश्चनिंग। उसके बाद आया सेकंड इज ब्रह्मो समाज। इनके क्या थे फीचर्स? मोनोथीज्म, रिजेक्ट आइडल वर्शिप, ये बोलते थे एंड करो प्रीस्ट क्राफ्ट, पंडित नहीं होने चाहिए। और ये बोलते थे कि इंटरकास्ट कोऑपरेशन होना चाहिए। ओके, और ये अपनी इनका जो ग्राउंड था वो ये लेते थे उपनिषद से। अब आपने यहाँ पे एक क्वेश्चन है जो आप मुझे कमेंट में इसका आंसर दे सकते हो। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिफॉर्म एंड रिवाइवल? और ब्रह्मो समाज इज रिफॉर्म था या रिवाइवल था? सो ये आपने मुझे कमेंट में बताना है। अगली जो आपने चीज देखनी है वो है, इनको बोला जाता है फादर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। क्यों बोला जाता है? सबसे पहले इन्होंने काम क्या किया था? जर्नलिज्म पे, फादर ऑफ जर्नलिज्म। इन्होंने 2 न्यूज़पेपर लाए थे। सेकंड, इन्होंने पिटीशंस एंड अर्ली कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म किया था। वो कैसे? एक इन्होंने एक्ट लाया था जिसको बोलते हैं एबॉलिशन ऑफ सती। थर्ड, इन्होंने हमेशा एडवोकेसी की फॉर लिबर्टी एंड ह्यूमन राइट्स। और द फोर्थ वन इज इंटरनेशनल एंगेजमेंट्स।
जो इन्होंने 3 साल की थी 1830 से लेके 1833 तक। ये इंग्लैंड गए, ये वहाँ पे लीडर से मिले, इन्होंने आर्ग्यू किया इंडियन वेलफेयर्स को। सो इसी 3-4 चीज़ों की वजह से हम इनको बोलते हैं फादर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। बिफोर लॉन्ग अभी तक पॉलिटिक्स एग्जिस्ट नहीं करती थी। तो अब हम आ जाते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। अच्छा, उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, ये थे राजा राम मोहन रॉय, आप इनको देख सकते हैं पिक में, ये इनकी फोटोग्राफ है। सेकंड क्वेश्चन है, एनालाइज हाउ राजा राम मोहन रॉय रिफॉर्मिस्ट आइडियाज इन्फ्लुएंस द colonial administration and the socio-political environment। पहले था सोशल इकोनॉमिक, अब बात कर रहे हैं सोशो-पॉलिटिकल एनवायरनमेंट ऑफ इंडिया इन द 19th सेंचुरी। तो इसका आंसर सिंपल था, सबसे पहले लेजिस्लेटिव इन्फ्लुएंस, क्योंकि इन्होंने एक रेगुलेशन लाया था जो कि ऑफिशियल बैन करता था प्रैक्टिस ऑफ सती को। दैट शोड दैट रीजन्ड एडवोकेसी कुड इन्फ्लुएंस पॉलिसी इवन अंडर कॉलोनियल रूल। सेकंड इज इंटेलेक्चुअल क्लाइमेट। इसका मीनिंग क्या है? ही एनकरेज्ड डिबेट, रैशनलिज्म एंड पब्लिक डिस्कशन, स्टिमुलेटिंग अ रिफॉर्मिस्ट मिडिल क्लास। जो मैंने आपको बोला कि मिडिल क्लास का पैदा हुई थी वो इसी टाइम में हुई थी। The third one is social mobilization. ब्रह्मो समाज promoted ethical and rational conduct। ये कहते थे कि ब्लाइंडली कुछ फॉलो नहीं करना है, रैशनली और एथिकली अगर कोई चीज़ है तो उसको आपने फॉलो करना है। Also inspired educated elites to engage with social and political issues. Legacy for nationalism. Ideas of rationality, equality and social justice became ideological foundation for later political movements, including Indian nationalism। अब इसी चीज़ को हम अगर अपने कॉन्स्टिट्यूशन में देखें, अगर हम इसी चीज़ को हम अपने आज के टाइम में अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में देखें, तो वहाँ पे हम देखेंगे आर्टिकल 14 जो कि बात करता है इक्वालिटी की, आर्टिकल 15 जो कि बात करता है नो डिस्क्रिमिनेशन की, आर्टिकल 25 से 28 जो कि बात करता है रिलीजियस फ्रीडम की, आर्टिकल 19 जो कि बात करता है प्रेस फ्रीडम की, आर्टिकल 51A और H जो कि बात करता है साइंटिफिक टेम्पर की और बात करता है मॉडर्न इंडियन वुमेन लॉज की। तो ये सब जो चीज़ें हैं, ये सारी की सारी चीज़ें राजा राम मोहन रॉय की टीचिंग से ही हम एडवोकेट कर सकते हैं। तभी तो मैं इसमें एक और आता है सवाल जो कि आपको यूपीएससी में पूछ भी सकते हैं, हाउ इज राजा राम मोहन रॉय रेलिवेंट टू डिबेट्स ऑन यूनिफॉर्म सिविल कोड। जब भी ये आएगा तो जो मैंने आपको पढ़ाया है फादर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, उसमें जो जो पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए हैं सारे पॉइंट आप यहाँ पे रख सकते हैं अलॉन्ग विद द टीचिंग्स ऑफ राजा राम मोहन रॉय। ओके, सो कंक्लूजन में हम ये चीज़ बोल सकते हैं, राजा राम मोहन रॉय रिफॉर्म्स वर नॉट लिमिटेड टू रिलीजन और सोसाइटी, दे शेप्ड द intellectual and political awakening that made India receptive to modern ideas। So this is the line which you can take from this whole topic। अब नीचे हमने इसका लिखा है कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, ये आप पॉज करके देख सकते हैं, और उसके बाद ये आ गया हमारे पास रेलिवेंस इन टुडेज टाइम। ठीक, सो दीज आर 2 points और दीज आर फर्दर 2 points। तो दिस इज व्हाट वी हैव टू टेल, आई हैव टू टेल यू इन दिस टॉपिक। अब हम टॉपिक नंबर 7 पे चलते हैं, वहाँ भी हमारे टॉपिक 7 को हम शुरू करते हैं, द रिफॉर्मर्स एंड द रिफॉर्म्स। एक्चुअली मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि ये जो टॉपिक हैं ये बड़े ही ड्राई टॉपिक हैं, ये सब सिर्फ देखने वाले और याद करने वाले हैं, इसलिए शायद आपको ये बोरिंग लगें, लेकिन मेरे क्वेश्चन आंसर वाले पैटर्न से ये आपको बोरिंग नहीं लगेंगे। अगर आप इस लेक्चर्स को देखने जाओगे यूट्यूब पे, ट्राई भी कर सकते हो, तो आपको बड़े बोरिंग लगेंगे, लेकिन जैसे मैं इनको पढ़ा रहा हूँ आप इसको इतना ही पढ़ें जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये आपको इतने ही पढ़ने चाहिए क्योंकि आपको काफ़ी फ़ायदा दे सकते हैं। सो आज हम बात करेंगे द रिफॉर्मर्स 2 की बात करेंगे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और दयानंद सरस्वती। सो इमेजिन अ सोसाइटी वेयर गर्ल इज मैरिड एट द एज ऑफ 8 और वो विडो हो जाती थी एट द एज ऑफ 12, लॉक्ड अवे फॉर लाइफ। इमेजिन अ सोसाइटी वेयर बुक्स फॉर वुमेन्स आर फॉरबिडन एंड सुपरस्टिशंस कंट्रोल देयर एवरीडे लाइफ। इन दैट टाइप ऑफ इंडिया 2 एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेन रोज नॉट विद स्वॉर्ड बट विद करेज। पहले थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ही इज द जेंटल रिफॉर्मर, और एक थे दयानंद सरस्वती, ही इज द फायरेसी रिफॉर्मर। सो ये 2 रिफॉर्मर्स हुए। रिफॉर्मर्स अगर हम 19th सेंचुरी की बात करें, अगर हम 19th सेंचुरी की बात करें, अगर हम 19th सेंचुरी की बात करें तो जो हमारी रिफॉर्म मूवमेंट थी उसको हम 2 में डिवाइड कर सकते हैं। पहले थे रिफॉर्म फ्रॉम कंपैशन और दूसरे थे रिफॉर्म फ्रॉम प्योरिटी ऑफ रिलीजन। तो अगर हम विद्यासागर जी को किसी में डालना होगा तो हम इनको डालेंगे कंपैशन प्लस रैशनैलिटी। अगर हम उसकी बात करेंगे कंपैशन और रैशनैलिटी की तो हम ईश्वर चंद्र विद्यासागर को याद करेंगे। और अगर हम बात करेंगे वैदिक प्योरिटी और एक्टिविज्म तो हम बात करेंगे दयानंद सरस्वती की। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ओके, अब हम आ जाते हैं अपने पहले सवाल पे। पहला सवाल है डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईश्वर चंद्र विद्यासागर। उनकी हमें कंट्रीब्यूशन को डिस्कस करना है। सो पहले हम बात कर लेते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी की। सो ये जो मैन थे, पहले मैंने आपको बता दिया कंपैशन प्लस रैशनैलिटी। 1820 से लेके 1891 तक के पीरियड को हम याद करेंगे। 1820 में ये बॉर्न होते हैं और 1891 में इनकी डेथ हो जाती है। वेस्ट बंगाल में ये बॉर्न हुए। ये एक्सट्रीमली पोर फैमिली से थे। ये स्ट्रीट लैम्प के नीचे इन्होंने अपनी पढ़ाई की और उन्होंने मास्टर किया था संस्कृत प्लस इंग्लिश। इन्होंने दोनों लैंग्वेजेस में ये मास्टर थे।
He was a pioneer of social reform in Bengal and India. His contribution spans education, social legislation and women empowerment. इनका मेन जो फोकस था वो वुमेन एम्पावरमेंट पे था। सबसे पहले हम बात करेंगे इनके सोशल रिफॉर्म्स की। ही एडवोकेटेड फॉर विडो रीमैरिजेस और ये एक्ट लाए थे 1856 में, जिसको हम बोलते हैं विडो रीमैरिजेस एक्ट। सो दैट इज वन ऑफ द एग्जाम्पलीफाइड कॉन्ट्रीब्यूशन टू द इंडिया। ठीक है। नेक्स्ट था ही अबॉलिश चाइल्ड मैरिज एंड रिड्यूस्ड जेंडर बेस्ड सोशल रिस्ट्रिक्शंस, प्रमोटेड एथिकल एंड रैशनल सोशल कंडक्ट, एम्फेसाइजिंग कंपैशन एंड इक्वालिटी। सेकंड थे इनके एजुकेशनल रिफॉर्म्स। उसमें पहला आता है इंट्रोड्यूस्ड मॉडर्न एजुकेशन फॉर गर्ल्स, और उन्होंने रिफॉर्म किया था संस्कृत एजुकेशन, मेकिंग इट एक्सेसिबल एंड प्रैक्टिकल। ही एनकरेज्ड वर्निकुलर एजुकेशन अलोंगसाइड इंग्लिश टू ब्रॉडन लर्निंग। उसके बाद हम बात करते हैं कि इन्होंने 35 गर्ल्स स्कूल ओपन किए थे इन बंगाल। ही पर्सनली टॉट देम। ही प्रोटेक्टेड यंग गर्ल्स फ्रॉम सोशल हैरासमेंट, और उन्होंने फाइट की थी फॉर पॉलीगैमी, और ये बोलते थे कि एक मैरिज होनी चाहिए, उससे ज़्यादा मैरिज अलो नहीं होनी चाहिए। इन्होंने जो स्कूल करिकुलम होते थे इन्होंने उसको भी रिफॉर्म किया था। इन्होंने लॉजिक, साइंस, मैथ इस चीज़ों को उन्होंने बोला था कि हमें क्या करना चाहिए, ऐसी चीज़ें हमें स्कूल में ऐसे सब्जेक्ट्स होने चाहिए जिससे बंदे का साइंटिफिक टेम्पर राइज करे। लीगल रिफॉर्म्स में इन्होंने इनका सबसे मेन अचीवमेंट थी वुमेन रीमैरिजेस एक्ट ऑफ 1856। एंगेज्ड विद कॉलोनियल अथॉरिटीज टू सिक्योर लीगल रिकग्निशन फॉर प्रोग्रेसिव सोशल प्रैक्टिसेस। और इसका इम्पैक्ट क्या हुआ था, इनका मेन काम था इन्होंने वुमेन को सोशली एंड एजुकेशनली क्रिएटिंग अ फाउंडेशन फॉर जेंडर इक्वालिटी इन मॉडर्न इंडिया। ही इंस्पायर्ड लेटर रिफॉर्मर्स अक्रॉस इंडिया इंक्लूडिंग इन एजुकेशन एंड सोशल लेजिस्लेशन। कंक्लूजन में हम ये चीज़ लिख सकते हैं, विद्यासागर रिफॉर्म्स कंबाइंड प्रैक्टिकल एजुकेशन विद सोशल जस्टिस। ये सोशल जस्टिस की बात करते थे, मेकिंग हिम अ सेंट्रल फिगर इन इंडियाज अवेकनिंग। सो आपको इतना ही याद करना है, इतना ही आपको लिखना भी है। सेकेंड हम आ जाएंगे, analyze the contributions of Dayanand Saraswati to religious and social reform in India. How did the Arya Samaj influence modern Indian society? So अगर हम बात करेंगे दयानंद सरस्वती जी की, अगर हम बोलते हैं कि विद्यासागर, इफ विद्यासागर इज अ लैम्प, दयानंद इज लाइटनिंग, जो उससे लाइट निकल रही है वो दयानंद सरस्वती हैं। सो 1824 में बॉर्न हुए और 1883 में इनकी डेथ हो गई। ये बॉर्न हुए थे गुजरात में। इन्होंने जो हमारे स्क्रिप्चर्स थे, वैदिक स्क्रिप्चर्स, इन्होंने अपने चाइल्डहुड में ही लर्न कर लिए थे, और ये रीजंस को एक्सेप्ट करते थे ओवर रिचुअल्स। ये कहते थे कि अगर किसी चीज़ के पीछे रीजन है तो मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा, रिचुअल को मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। ही वाज अ रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्मर, फाउंडर ऑफ आर्य समाज, एम्फसाइजिंग वैदिक प्रिंसिपल्स एंड सोशल प्रोग्रेस। इनके ये बोलते थे कि हमें बैक टू वेदास मूवमेंट जो थी वो यही थे, इन्होंने ही लाई थी, और ये कहते थे कि हमें फिर से वेदास पे जाना है क्योंकि वो प्योर है, वो रैशनल है और वो साइंटिफिक है। तो सबसे पहला जो इनका रिफॉर्म था दैट इज रिलीजियस। ही एडवोकेटेड अ रिटर्न टू वेदास एज अल्टीमेट अथॉरिटी, रिजेक्टिंग आइडल वर्शिप एंड रिचुअलिज्म, प्रमोटेड मोनोथिज्म एंड रैशनल इंटरप्रिटेशन ऑफ स्क्रिप्चर्स। सोशल रिफॉर्म में जाएंगे, अपोज चाइल्ड मैरिज, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड अनटचेबिलिटी। जैसे वहाँ पे हम बोल रहे हैं कि वहाँ पे वो बात करते हैं वुमेन के बारे में, तो दयानंद सरस्वती जो थे ये बात करते थे बैक टू वेदास। ये बोलते थे वेदास की टीचिंग की तरफ वापस हमें जाना चाहिए। ही ऑल्सो सपोर्टेड वुमेन एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट इंक्लूडिंग विंडो रीमैरिज। इन्होंने जब आर्य समाज बनाया दैट इज इन द ईयर 1875। एजुकेशनल रिफॉर्म्स में इन्होंने काफी वैदिक स्कूल्स ओपन किए एंड गुरुकुल्स ओपन किए, कंबाइनिंग मॉरल एंड मॉडर्न एजुकेशन। ही एम्फसाइज्ड साइंटिफिक रीजनिंग, एथिक्स एंड नेशनलिज्म इन करिकुलम। पॉलिटिकल एंड नेशनल कॉन्शियसनेस, ही ऑलवेज एडवोकेटेड फॉर सेल्फ रिलायंस एंड स्वदेशी। ये कहते थे कि हमें स्वदेशी रहना पड़ेगा, हम अंग्रेजों की तरफ नहीं जा सकते, ना हमें उनकी तरफ जाना चाहिए। और इंस्पायरिंग अर्ली नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स, आर्य समाज बिकम अ प्लेटफॉर्म फॉर सोशल एक्टिविज्म इन्फ्लुएंसिंग पॉलिटिकल अवेयरनेस। कंक्लूजन में हम ये बोल सकते हैं कि दयानंद सरस्वतीज रिफॉर्म्स मर्ज्ड रिलीजियस रिवाइवल विद सोशल जस्टिस। यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, इनके लिए हम लिखते हैं प्रैक्टिकल एजुकेशन विद सोशल जस्टिस, और दयानंद सरस्वती के लिए हम लिखते हैं रिलीजियस रिवाइवल विद सोशल जस्टिस, शेपिंग अ मॉडर्न इंडियन आइडेंटिटी रूटेड इन रैशनैलिटी, इक्वालिटी एंड नेशनलिज्म। लेटर ऑन जो आर्य समाज था उन्होंने इन्फ्लुएंस किया था लाला लाजपत राय को, भगत सिंह को, पंजाब नेशनलिज्म और रिफॉर्म मूवमेंट्स इन नॉर्दर्न इंडिया। अब इसमें एक सिंपल सा सवाल आपको आ सकता है कि हाउ डिड बोथ कंट्रीब्यूट टू द सोशल अवेकनिंग। तो आपने दोनों की टीचिंग्स को वहाँ पे डाल देना है। जैसे दोनों ने रिलीजियस अवेकनिंग की, दोनों ने सोशल अवेकनिंग की है, दोनों ने एजुकेशनल अवेकनिंग की, और दोनों ने पॉलिटिकल अवेकनिंग की। सो रिलीजियस, सोशल, एजुकेशनल और पॉलिटिकल, ये सब ने अवेकनिंग की। ठीक है, इसके बाद हम एक इसमें सवाल मैं आपको देना चाहता हूँ, आर टुडेज सोशल इश्यूज डिफरेंट फ्रॉम द 19th सेंचुरी और डू दे टेक न्यू फॉर्म्स। जो आज के हमारे सोशल इश्यूज हैं क्या वो सेम हैं जो उनके टाइम पे थे, या आज उनमें कुछ चेंजेस आई हैं, या वो सेम थे या उन्होंने नई फॉर्म ले ली है। तो इसके ऊपर आप क्या सोचते हो, आप अपनी राय मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं हम कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म में। ये आप पॉज करके इसको पढ़ सकते हो, आप कहीं एथिक्स में चाहें या जीएस पेपर 2 में आप चाहें, किसी में भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। नीचे है रेलिवेंस इन टुडेज टाइम,
आज के टाइम में इसकी क्या रेलिवेंस है, तो ये भी आप देख सकते हैं। सो रेलिवेंस इन टुडेज टाइम, तो ये इनकी आज के टाइम में रेलिवेंस, आप इसको पास करें, इसको पढ़ लें, ठीक है। कंक्लूजन में मैं यही बोलना चाहता हूँ कि विद्यासागर गेव इंडिया कंपैशन, दयानंद गेव इंडिया करेज, टुगेदर दे चेंज द सोल ऑफ nation and they influenced a lot of reformers that came later in our Indian history. सो हम बोल सकते हैं कि इन्होंने सोल ऑफ हमारा जो था नेशन उसको चेंज किया था। सो यहाँ पे हमारा टॉपिक 7 खत्म होता है। अब हम टॉपिक 8 की तरफ चलते हैं। टॉपिक 8 को हम शुरू कर रहे हैं। टॉपिक 8 में हम बात करेंगे वुमेन एजुकेशन एंड आइडिया ऑफ प्रोग्रेस। ये बेसिकली जो हमने पीछे लेक्चर्स पढ़े उन्हीं का बेस है, उन्हीं के बारे में यहाँ पे हमने लिखा है। तो इन क्वेश्चन को हम फटाफट कर लेंगे, फिर मैं आपको 3 जो हमारी मेजर वुमेन रिफॉर्मर्स है उनके बारे में बताऊंगा और हम अपना ये टॉपिक कंक्लूड करेंगे। तो जल्दी जल्दी से इसको हम पढ़ लेते हैं। Analyze the role of social reformers in promoting women's education in the 19th century. How did these initiatives contribute to the broader social progress? तो बेसिकली मैंने सम अप ही किया है। अगर आपको ऐसा कोई आ जाए सवाल, क्योंकि वुमेन को लेके यूपीएससी या जेकेएएस में क्वेश्चन आने के चांसेस बड़े ज़्यादा होते हैं, तो उसको लेके हम यहाँ पे लिख सकते हैं। द 19th century saw a shift of societal attitude towards women largely due to the efforts of reformers like राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर एंड दयानंद सरस्वती। उसके बाद इनकी की इनिशिएटिव्स हैं। राजा राम मोहन राय ने क्या किया, या पढ़ लो, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने क्या किया और दयानंद सरस्वती जिन्होंने आर्य समाज लाया था उन्होंने क्या किया, हमने पहले भी पढ़ लिया है। इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, इम्पैक्ट क्या रहा सोसाइटी पे, लिटरेचर एम्पावरमेंट आई, लीगल रिफॉर्म्स हुए और चेंजिंग सोशल एटीट्यूड, लोगों का एटीट्यूड टुवर्ड्स वुमेन चेंज होता गया। नेक्स्ट इज कंट्रीब्यूशन टू ब्रॉडर प्रोग्रेस, क्रिएटेड एंड एजुकेटेड मिडिल क्लास, जो कि मैंने आपको बताया था कि मिडिल क्लास इसी दौर में इवॉल्व हुई थी, तो वो एक क्रिएट हुई, उसमें जो वुमेन थी उनका बड़ा मेजर रोल था। ओके, लेड द फाउंडेशन ऑफ जेंडर इक्वालिटी डिबेट्स, एनहांस्ड अवेयरनेस ऑफ हेल्थ हाइजीन एंड सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज। कंक्लूजन में हम ये आप याद कर लो, एजुकेशन फॉर वुमेन बिकम अ कैटलिस्ट फॉर सोसाइटल ट्रांसफॉर्मेशन, कनेक्टिंग सोशल रिफॉर्म्स विद मॉडर्न आइडियाज ऑफ इक्वालिटी एंड प्रोग्रेस। बेसिकली 50% जो हमारा चंक था पॉपुलेशन का, उसकी कहीं इन्वॉल्वमेंट नहीं होती थी किसी भी चीज़ में, वो कहीं ना कहीं शुरू हो गई। अब हम अगले नेक्स्ट जो है वुमेन के रिलेटेड ही क्वेश्चन है। इवैल्यूएट द चैलेंजेस फेस्ड इन प्रमोटिंग वुमेन्स एजुकेशन कॉलोनियल इंडिया एंड द स्ट्रेटजीज एम्प्लॉयड बाय रिफॉर्मर्स टू ओवरकम देम। चैलेंजेस क्या थे और स्ट्रेटजीज क्या थी? चैलेंजेस क्या थे? ऑर्थोडॉक्स ऑपोजिशन था, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर था, इकोनॉमिक बैरियर्स थे। तो स्ट्रेटजीज क्या थी रिफॉर्मर्स की? क्रिएटिंग मॉडल स्कूल्स, वो स्कूल खोलते थे। लीगल एंड सोशल एडवोकेसी, कि अगर हम एक लीगल कोई लॉ आ जाएगा तो वो ज़्यादा एनफोर्सेबल होगा रेदर देन हम सोशली ऐसे अपने बात रखें। रिलीजियस एंड मॉरल परसुएशंस इन्वॉल्विंग वुमेन इन टीचिंग। लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स क्या होते थे? स्लोली इरोडेड पैट्रियार्कल रेजिस्टेंस, पहले जो हमारी सोसाइटी थी वो मेन डोमिनेटेड थी, कहीं ना कहीं वो डोमिनेंस हल्की हल्की खत्म होना शुरू हो गई। प्रोड्यूस द फर्स्ट जनरेशन ऑफ एजुकेटेड वुमेन हु लेटर कंट्रीब्यूटेड टू सोशल कल्चर एंड पॉलिटिकल लाइफ। कंक्लूजन में हम ये लिख सकते हैं, डिस्पाइट स्ट्रॉन्ग सोसाइटल अपोजिशन, स्ट्रेटेजिक रिफॉर्म एंड एडवोकेसी, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेटेजिक रिफॉर्म एंड एडवोकेसी एनेबल्ड वुमेन एजुकेशन टू बिकम अ ड्राइवर ऑफ सोशल प्रोग्रेस इन इंडिया। जब भी बात आएगी वुमेन की एम्पावरमेंट की, और हमें अगर जीएस पेपर 2 हो, 3 हो, 1 हो, कहीं पे भी हमें इसकी बात करनी पड़े, एथिक्स में बात करनी पड़े और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात हो, तो हम 1-2 लाइन में ये सम अप करके लिख सकते हैं कि इंडिया में ड्यूरिंग 1800s, in the late 1700s और in the early 1800s वुमेन की जो एम्पावरमेंट की जो स्टोरी होती है, जो कहानी होती है, वो शुरू होती है। अब हम बात करते हैं सेकंड जो हमारा पार्ट रहता है, दैट इज कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। ये आप एथिक्स में यूज़ कर सकते हैं। रेलेवेंस इन टुडेज टाइम, ये भी आप एथिक्स में यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको आपको पॉज कर लीजिए, वीडियो को इसको देख लीजिए, और अभी हम चलते हैं जो कि मैं आपको बोलने वाला था, ये आप इसको पॉज कर लो और आप इसको यूज़ कर सकते हो। अभी जो मैं आपको बात करने वाला था कि मेजर जो वुमेन रिफॉर्मर्स थे उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि उनके बारे में आपको पता होना ज़रूरी है। सो To understand women progress, we must understand the warriors who fought for it. So सबसे पहले आते हैं सावित्री बाई फुले। सावित्री बाई फुले, ठीक है, ये आते हैं सबसे पहले। 1831 में ये बॉर्न हुए महाराष्ट्र में, ठीक है। इनकी शादी हुई ज्योतिराव, इनकी शादी होती है ज्योतिराव फुले के साथ, और ये फर्स्ट फीमेल टीचर हैं, ये आपने याद रखना है, ठीक है। इनकी लैंडमार्क कंट्रीब्यूशन क्या थी? इन्होंने 1848 में फर्स्ट गर्ल स्कूल शुरू किया था, फर्स्ट गर्ल स्कूल, और ये दलित, शूद्रा, बैकवर्ड क्लासेस की जो गर्ल्स होती थी, गर्ल्स ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, उनको पढ़ाते थे। इन्होंने नाइट स्कूल भी शुरू किए थे, ओके, और ये पोएम्स भी लिखते थे। इन्होंने क्रिएट किया था कि शी हैज़ क्रिएटेड बाल हत्या प्रतिबंधक गृह फॉर अबेंडेंट इन्फेंट्स, वो उन्होंने शुरू की थी। इनकी एक इमोशनल स्टोरी ये है कि जब भी ये मॉर्निंग में जब भी अपने स्कूल या अपने सोशल वर्क के लिए निकलती थी, तो ये अपने साथ 2 साड़ीज रखती थी, ठीक है, क्योंकि जो ऑर्थोडॉक्स उस टाइम के लोग थे वो इनके ऊपर पत्थर और काउडंग फेंकते थे।
तो जब ये घर वापस आते थे तो ये उसको चेंज करके आते थे। ठीक है, सो ये इनकी कहानी है। सेकंड जो है उनके बारे में हम बात करेंगे। सेकंड वन जो है वो है पंडिता रामाबाई। ये 1858 में बॉर्न हुई और ये स्कॉलर थी संस्कृत की। ये संस्कृत के स्कॉलर थे। तो इनको जो मेल जो थे टीचर उनसे बड़ी, वो उनको बड़ा जेलस करते थे। इनका कंट्रीब्यूशन क्या रहा? ये विडो राइट्स के लिए इन्होंने फाइट की, फॉर विडो राइट्स। इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था द हाई कास्ट हिंदू वुमेन। इन्होंने ओपन किया था, क्या ओपन किया था? शारदा सदन इन 1889 इन मुंबई। और इनका मेन जो था फोकस वो हमेशा विडोज की रिहेबिलिटेशन पे ही रहता था इनका। और उसके बाद हम थर्ड की बात करेंगे। जो थर्ड थे हमारे, इनका नाम था रुकैया शेखावत हुसैन। ठीक है, अगर हम इनकी बात करें तो ये 1880 में पैदा हुए थे बंगाल में। ये एक मुस्लिम रिफॉर्मर थे। ये 1880 में पैदा हुए बंगाल में। शी इज़ अ मुस्लिम रिफॉर्मर। इन्होंने 1916 में एस्टेब्लिश की थी मुस्लिम जो लड़कियां थी, मुस्लिम गर्ल्स के लिए स्कूल एस्टेब्लिश किया था। कहाँ पे? पटना में। इन्होंने लिखी सुल्तान्स ड्रीम। इन्होंने एक बुक लिखी सुल्तान्स ड्रीम जो हाईलाइट करती थी वर्ल्ड रूल्ड बाय एजुकेटेड वुमेन। और इन्होंने पर्दा सिस्टम के ये अगेंस्ट थे। ओके, सो दीज आर थ्री। एक रुकैया शेखावत, सावित्रीबाई फुले और पंडिता रामाबाई। तो इनके बारे में आपको बताना चाहता था। इसी के साथ हम ये समअप करते हैं हमारा ये वाला लेक्चर। अब हम टॉपिक 9 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें हम बात करेंगे प्रेस की, एजुकेशन एंड पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस की। प्रेस की वजह से प्रेस ने कैसे साथ दिया टू ग्रो नेशनलिज्म। इंपॉर्टेंट यही है कि प्रेस की वजह से नेशनलिज्म कैसे ग्रो करता है। सो पहला क्वेश्चन है, एग्जामिन द रोल ऑफ द प्रेस and modern education in shaping political consciousness in the 19th century. The 19th century witnessed the emergence of political aware Indian society largely due to the modern education and the press. Okay. So अगर हम इंडिया की बात करें इन द 19th century कि इंडिया का स्टेटस क्या था, इंडिया में क्या था। सो लिटरेसी लेवल बड़े कम थे, एजुकेशन सिस्टम बड़ा ही पोर था। ब्रिटिश की जो पॉलिसीज थी वो काफ़ी इंडियंस के अगेंस्ट थी। और इंट्रोडक्शन हो गई थी मिशनरी स्कूल्स की। ओके, सो ये उस टाइम हमारा स्टेटस था। अगर उस टाइम की हम की न्यूज़पेपर की बात कर ले तो उस टाइम आते थे की न्यूज़पेपर जो थे वो थे समाचार दर्पण, बंगाल गैजेट, केसरी, अमृत बाजार पत्रिका और यंग इंडिया। ये बड़े मेजर पेपर थे जो उस टाइम हमारे हिंदुस्तान में ग्रो कर रहे थे। और उसी टाइम में कुछ की एक्ट्स भी आते हैं, जैसे 1813 का कार्टर एक्ट, 1835 मैकॉलॉय मिनट और 1854 का वुड्स डिस्पैच। और उसके बाद एक और एक्ट आता है 1878 में, एंड दैट इज वर्नेकुलर प्रेस एक्ट। ये हम सारा अभी पढ़ेंगे, ये सिर्फ एक शॉर्ट मैंने आपको बता दिया। अब आप एक इंडिया इमेजिन करो जहाँ कोई इंटरनेट नहीं, कोई व्हाट्सएप नहीं, कोई ग्रुप नहीं, कोई टीवी नहीं, ओनली साइलेंस। देन वन डे, एक दिन क्या होता है, वर्ड्स बिगेन टू सर्कुलेट, ब्रिटिश इंजस्टिस इज ग्रोइंग। दिस इज अ वर्ड दैट इज ब्रिटिश इंजस्टिस इज ग्रोइंग। ये वर्ड्स सर्कुलेट होना शुरू हो गए। अ न्यू इंडिया बिगेन्स टू अवेकन, लोगों को अवेयरनेस आना शुरू हो गई थ्रू प्रिंटेड वर्ड्स। द इंडियन प्रेस डिड नॉट जस्ट रिपोर्ट न्यूज, इट क्रिएटेड नेशनलिज्म। बिफोर 1800 मैंने आपको बताया एजुकेशन खत्म थी, सब कुछ वहां पे इंडिया में कुछ भी नहीं था। विदाउट एजुकेशन देयर इज नो कॉन्शियसनेस, एंड विदाउट consciousness there is no nationalism. So how did press create political awakening in India? Let's see how newspaper transforms ordinary Indians into thinking citizens. Okay, तो सबसे पहला आता है बंगाल गैजेट। ठीक है, ये अब हम थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो हम थोड़ा सा पहले इसी को पढ़ लेते हैं और साथ साथ में हम एक एक पेपर पढ़ते जाएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे हिकीज बंगाल गैजेट। बंगाल गैजेट आया था 1780 में, डेट याद रखना है। ये इंडिया का फर्स्ट न्यूज़पेपर था। ओके, और इसने क्या किया था, क्रिटिसाइज करप्शन, कि हमारे जो ब्रिटिशर्स का जो सिस्टम है उसमें करप्शन है। ओके, सो उन्होंने ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इसको शट डाउन कर लिया। और इट शोज द पावर ऑफ प्रेस कि ब्रिटिश फोर्स को बंद करना पड़ा। इंग्लिश एजुकेशन इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश इन अर्ली 19th सेंचुरी क्रिएटेड अ क्लास ऑफ एजुकेटेड इंडियंस, जो मैंने आपको बताया था मिडिल क्लास। इंस्टीट्यूशंस लाइक हिंदू कॉलेज,
Stone College and the Madras Presidency College promoted graduates with knowledge of law, history, political theory, and science. Exposure to liberal ideas of democracy, rights, and rationality created a foundation for political debate. ओके ये था ग्रोथ ऑफ मॉडर्न एजुकेशन। सबसे पहले मॉडर्न एजुकेशन की ग्रोथ होती है, क्योंकि प्रेस का बेस जो है वो एजुकेशन है, और एजुकेशन कौन सी? मॉडर्न एजुकेशन। न्यूज़पेपर्स एंड जर्नल्स बिकेम टूल्स फॉर पब्लिक ओपिनियन एंड पॉलिटिकल डिबेट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो कुछ पेपर्स जो पहले आए थे उनमें पब्लिक ओपिनियन और पॉलिटिकल डिबेट होना शुरू हो गया। अर्ली पेपर्स कौन से थे? संवाद, कौमुदी, राजा राम मोहन राय, हम पहले पढ़ चुके हैं, द इंडियन स्पेक्टेटर, द अमृत बाजार पत्रिका, बंगाल Gazette. The press highlighted issues like corruption, British policies, social reforms and rights, raising awareness among citizens. तो ये सारे जो थे पेपर्स ये क्या करने लगे? लोगों में अवेयरनेस लाने लगे। अगर हम एक इसमें और चले, वो था समाचार दर्पण। ये फर्स्ट वर्नेकुलर पेपर था। बंगाल गैजेट हमारा फर्स्ट पेपर था, लेकिन जो समाचार दर्पण है ये आया था 1818 में, 1818, और दिस वाज द फर्स्ट वर्नेकुलर, मतलब कि ये लोकल न्यूज़पेपर था, लोकल भाषा में था। ओके, सो वाई वर्नेकुलर न्यूज़पेपर मैटर्स करते थे उस टाइम? क्योंकि इनकी जो रीच थी वो होती थी पीजेंट्स के पास, ट्रेडर्स के पास, स्मॉल जो टाउन होते थे वहाँ पे, और आर्टिजन्स। तो इसकी जो रीच थी वो काफ़ी इन डेप्थ थी और काफ़ी विलेज लेवल तक थी। इसने कहीं ना कहीं विलेज लेवल पे ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म में बड़ा रोल प्ले किया है। ठीक है, उसके बाद हम एक थोड़ी सी यहाँ पे बात करेंगे नेशनलिस्ट प्रेस की। द राइज ऑफ नेशनलिस्ट प्रेस, उसका राइज। तो सबसे पहले आते हैं बाल गंगाधर तिलक। इनको हम क्या बोलते हैं? फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। इन्होंने एक पेपर लाया था जिसका नाम था केसरी 1881 में, और एक लाया था मराठा, ये इंग्लिश में था। ये क्रिटिसाइज करते थे ब्रिटिश पॉलिसीज को, ये एक्सपोज करते थे फेमाइन मिसमैनेजमेंट को, और इन्होंने इसमें लिखा था कि स्वराज इज माई बर्थ राइट। स्वराज ये आप सबको पता है, इज माई बर्थ राइट। सेकेंड पेपर की जिसकी हम बात करेंगे एंड दैट इज अमृत बाजार पत्रिका। ये आती है 1868 में। ब्रिटिश वांटेड टू शट इट डाउन, द पेपर स्विच्ड ओवरनाइट फ्रॉम बंगाली टू इंग्लिश। ये पहले बंगाली में था, जैसे ही ब्रिटिशर्स ने इसको बंद करना चाहा, इन्होंने रातों रात इस पेपर को इंग्लिश में छापना शुरू कर दिया। और ये ऐसा क्यों हुआ था? बिकॉज ऑफ जो एक्ट था वो सिर्फ वर्नेकुलर पेपर्स के ऊपर ही लागू होता था। थर्ड हम बात करेंगे एनी बेसेंट। इन्होंने लाया था पेपर न्यू इंडिया, कॉमनवेल्थ और द हिंदू। ये नेशनल डिमांड्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करते थे ये पेपर्स। नेशनल डिमांड्स, पब्लिक अवेयरनेस और एंटी कॉलोनियल आर्गुमेंट्स। ओके, अब हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये मेजर जो मैंने आपको बताया ये थे पेपर। फिर आया था वर्नेकुलर प्रेस एक्ट 1878, क्योंकि ब्रिटिशर्स वर टेरिफाइड ऑफ द इंडियन ओपिनियन, सो दे पास्ड अ लॉ दैट अलाउड द गवर्नमेंट टू शट डाउन एनी न्यूज़पेपर विदाउट ट्रायल। तो ये टारगेट करते थे इंडियन लैंग्वेज पेपर्स को, उनको सेंसर कर देते थे, और एक वाइड स्प्रेड रिजेंटमेंट इससे शुरू हो गई थी। रिजल्ट क्या हुआ इसका? पेपर्स बिकम मोर बोल्ड, पेपर और ज़्यादा छापने लगे, पब्लिक ओपिनियन और ज़्यादा ग्रू होने लगा, और पॉलिटिकल यूनिटी की तरफ ये चले गए। तो यूनिटी प्रेस ने यूनिटी को बूस्ट किया, और यही था कैटलिस्ट जो कि आगे जाके फॉर्म करता है इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस। ओके, अब होता क्या है, अब हम इसको ब्रीफ से समझ लेंगे कि एक प्रेस कैसे नेशनलिज्म को बूस्ट करती है। यही जो मैं आपको अभी लिखवाऊंगा यही आप वहाँ पे मेंस में लिखोगे। क्यों? उसका क्या फ़ायदा होगा? इससे एग्जामिनर को पता लग जाएगा कि आपका जो व्यू पॉइंट है किसी टॉपिक को लेके वो काफ़ी क्लियर है। सबसे पहले प्रेस ने क्या बूस्ट किया? लिटरेसी से क्या हुई? डिबेट। जब लोग पढ़े लिखे हो गए तो उससे डिबेट हुई। डिबेट से क्या राइज हुई? अवेयरनेस। लोगों को अवेयर होने लगे। अवेयरनेस ने किसको दिया? यूनिटी, और यूनिटी देन लीड्स टू नेशनलिज्म। सो दिस इज द होल स्टोरी कि प्रेस कैसे नेशनलिज्म को अवेक करती है। सो प्रेस क्रिएटेड अ नेशनल कन्वर्सेशन। प्रेस ने एक नेशनल कन्वर्सेशन शुरू कर दी थी। अब यहाँ पे एक सवाल अराइज होता है कि व्हाट रोल डिड एजुकेशन प्ले इन शेपिंग पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस। तो ये हमने जो भी पढ़ा आप सबको वहाँ पे सम अप कर सकते हो। एजुकेशन डज नॉट जस्ट टीच रीडिंग। एजुकेशन का मतलब रीडिंग नहीं है, इट टीचेस थिंकिंग। एजुकेशन आपकी थिंकिंग को बढ़ाती है। ओके, सो अभी हम अपने लेक्चर पे वापस आएंगे कि इम्पैक्ट ऑन पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस क्रिएटेड अ लिटरेट एंड इन्फॉर्म्ड मिडिल क्लास कैपेबल ऑफ एंगेजिंग विद गवर्नेंस एंड रिफॉर्म, एनेबल्ड डिबेट ऑन सोशल जस्टिस, टैक्सेशन, रिप्रेजेंटेशन एंड
पॉलिटिकल राइट्स, हर चीज़ पे डिस्कशन शुरू हो गया था. लेड द ग्राउंड वर्क फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस सच एज इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1885. कंक्लूजन में हम ये लिख सकते हैं कि मॉडर्न एजुकेशन एंड द प्रेस वर कैटलिस्ट फॉर पॉलिटिकल अवेकनिंग, लिंकिंग सोशल रिफॉर्म, पब्लिक डिस्कोर्स एंड अर्ली नेशनलिज्म. सो प्रेस एक चीज़ थी जिसने सबको एक जगह लाके खड़ा कर दिया. अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है एनालाइज हाउ द कॉम्बिनेशन ऑफ एजुकेशन एंड प्रिंट मीडिया कंट्रीब्यूटेड टू द एमरजेंस ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल क्लास इन इंडिया. सो उससे पहले हम जो मैंने एक्ट के बारे में आपको बताया था वो हम पढ़ लेते हैं. सबसे पहला एक्ट जो मैंने बोला था वो था चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1813. ये एक्ट क्या करता था? ये बोलता था ये इट कैन एलोकेटेड मनी फॉर एजुकेशन. ये एक्ट में था कि हमें एजुकेशन के लिए मनी को एलोकेट करना है. इट अलाउड मिशनरीज और इट वाज द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया. सो अगर कोई आपको सवाल पूछे कि ऐसा कौन सा एक्ट था जिसके तहत मॉडर्न एजुकेशन जो थी उसको हमारे इंडिया में पुश किया गया, तो वो था चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1813. सेकंड आता है मैकलॉय मिनट्स. ओके, इसको भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं. मैकलॉय मिनट्स जो था ये 1835 में आया था. और मैकलॉय मिनट्स क्या बोलता था? मैकलॉय मिनट्स ये आया था 1835 में, और ये बात करता था इंग्लिश की. इंग्लिश एजुकेशन जो थी वो इंट्रोड्यूस की गई थी थ्रू दिस एक्ट. इट फोकस ऑन वेस्टर्न नॉलेज, ये वेस्टर्न नॉलेज की तरफ फोकस करता था. और ये इट लेड टू द क्रिएशन ऑफ एजुकेटेड इंडियंस. मोस्टली जो उनको चाहिए थे वो थे क्लर्क्स प्लस थिंकर्स. तो इस एक्ट की बदौलत हमारी जो मिडिल क्लास है वो राइज करती है. वट एवर योर ओपिनियन ऑफ मैकलॉय, हम कुछ भी बोले, हिज पॉलिसी क्रिएटेड द मिडिल क्लास दैट वुड लेटर चैलेंज द ब्रिटिश. वो मैकलॉय था जिसने वो एक क्लास पैदा करती थी जिसने लेटर ऑन जाके क्या किया था? ब्रिटिश को चैलेंज किया था. और उसके बाद एक और आता है, दैट इज द थर्ड, दैट इज वुड्स डिस्पैच. वुड्स डिस्पैच क्या बोलता है? ये आया था 1854 में. वुड्स डिस्पैच आता है 1854. उसको हम बोलते हैं मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया. इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया. इसने ओपन की थी यूनिवर्सिटीज़ कहाँ पे? कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास. ट्रेनिंग टीचर्स वाज पार्ट ऑफ दिस एक्ट. और इसने इंट्रोड्यूस किया था मॉडर्न करिकुलम. यही जो पॉइंट होते हैं इतना ही आपको लिखना होता है, इसलिए जो मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ इसको आपने बाय हार्ट याद भी कर लेना है. अब आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन के ऊपर. ठीक है, एनालाइज द कॉम्बिनेशन ऑफ एजुकेशन. सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल आइडियाज कि एजुकेशन से सबसे पहले क्या बने? पॉलिटिकल आइडियाज बने. एजुकेटेड इंडियंस अंडरस्टूड कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियाज, ब्रिटिश का लीगल सिस्टम को वो समझना शुरू करके, एंड गवर्नेंस प्रिंसिपल्स. दे डिबेटेड रिफॉर्म्स एंड राइट्स थ्रू न्यूज़पेपर्स, मैगजीन एंड पब्लिक फोरम्स. Second is mobilization of opinion. Press allowed communication of grievances against British policies, reaching a wider audience than before. Examples क्या? Critics of Ilbert-Will controversy and the economic exploitation. तो ये आप दोनों चीज़ें पढ़ सकते हो और इसको एज एग्जाम्पल यहाँ पे यूज कर सकते हो. Emergence of leadership. यही पढ़ाई थी जो बाद में लीडरशिप जिसने क्रिएट की. Figures like दादा भाई जी नारोजी, जिनकी एक थ्योरी बड़ी फेमस है, ड्रेन ऑफ वेल्थ, गोपाल कृष्ण गोखले एंड फिरोज मेहता इमर्ज फ्रॉम दिस क्लास. The educated middle class acted as intermediaries between the British administration and the Indian society. And then is foundation of organization. ये सब impact में आता है. Public debates in newspapers and educational institutions encouraged political participation, culminating in organized forums like the Indian National Congress. तो प्रेस ही थी जो बाद में जाके जिसने एक इंडियन नेशनल कांग्रेस को जन्म दिया. कंक्लूजन में हम ये बोल सकते हैं, द प्रेस एंड द मॉडर्न एजुकेशन प्रोड्यूस्ड अ पॉलिटिकली कॉन्शियस एलाइट essentially for India's later organized nationalist movement. अब मैं इसको एक हल्का सा एक समअप करूंगा कि इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशन ऑन पॉलिटिकल अवेयरनेस. सबसे पहले आती है रैशनल थिंकिंग. ओके, उसके बाद क्या हुआ? राइज ऑफ किसका राइज हुआ? मिडिल क्लास का राइज ऑफ मिडिल क्लास. ओके, उसके बाद जब राइज ऑफ मिडिल क्लास हुआ तो उन्होंने अंडरस्टैंड किए क्या? अपने राइट्स. इनको समझ आया कि हमारे भी कुछ राइट्स हैं. और जब इनको उस चीज़ के बारे में पता लगा, देन दे स्टार्टेड प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन. और इन सब के बाद क्या हुआ? It's led to the birth of political organizations. So आपको अगर INC पे कोई भी सवाल आता है इंडियन नेशनल कांग्रेस पे, तो आप फटाफट इतनी सी 2 लाइनों में उसको हिस्ट्री बता दो कि सबसे पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ. सबसे पहले रैशनल थिंकिंग को राइज किया गया प्रेस ने. प्रेस के बाद हमारी मिडिल क्लास बनी, फिर उन्होंने अपने राइट्स को अंडरस्टैंड किया, फिर उन्होंने प्रिंट और डिस्ट्रीब्यूशन शुरू की, और लास्ट में उन्होंने पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस का सेटअप किया. थोड़ा सा अगर हम समझ लें एक लाइन में, थोड़ा सा इसको ना समझ लेते हैं. इंडियन नेशनल कांग्रेस, क्योंकि ये वाला सवाल बड़ी बार आता है इंडियन नेशनल कांग्रेस के ऊपर.
सवाल बड़ी बार आता है। तो ये मैं आपको एक टाइमलाइन दिखाया था, इस टाइमलाइन का स्क्रीनशॉट ले लो, इसको लिख लो, क्योंकि ये अगर आप फटाफट लिख लोगे तो आपको अपने पेपर में हिस्ट्री लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप जस्ट डेट्स में सारा कुछ लिख दोगे। जैसे आपने यहाँ से शुरू करना है 1780 बंगाल गैजेट, 1880 समाचार दर्पण, 1835 मैकलॉय मिनट, 1854 वुड्स डिस्पैच, 1878 वर्नेकुलर प्रेस एक्ट, 1881 केसरी और 1885 इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म्ड। इट जस्ट अ सम अप, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, सो कंक्लूजन हम मुझे लगता है सवाल पे चलते हैं। ये है कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, ये आप देख लो इसको रोक के आराम से। एंड देन नेक्स्ट इज रेलेवेंस इन टुडेज टाइम, ये आप अपने एथिक्स और जीएस पेपर में यूज़ कर सकते हो। दिस इज रेलेवेंस, आप पॉज करें और आराम से इसको पढ़ लें, कहीं लिख लें, जो आपको पॉइंट अच्छा लगता है वो आप लिख लें। सो कंक्लूजन मैं इसी के ऊपर दूंगा कि इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल बिगेन नॉट विद स्वॉर्ड्स और मार्चेस बट विद द पावर ऑफ प्रिंटेड वर्ड्स एंड एजुकेटेड माइंड्स। सो हम ये बोल सकते हैं कि हमें इतना पेशेंस आज की डेट में इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं जो हमारे फोर फादर्स थे उन्होंने जो हमारे लिए फ्रीडम स्ट्रगल की है वो बेस थी प्रिंटेड वर्ड्स और एजुकेटेड माइंड्स के ऊपर, नॉट ऑन द स्वॉर्ड्स। सो विद दिस हमारा टॉपिक 9 कंप्लीट होता है। अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स लास्ट टॉपिक, दैट इज टॉपिक नंबर 10। टॉपिक जो हमारा 10 है ये हमारा पार्ट 2 का लास्ट टॉपिक है और ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो पार्ट 1 और पार्ट 2 में है, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस व्हेन डिस्कशंस बिकेम रेवोल्यूशन। सो बिफोर इसमें भी मैंने 2 ही क्वेश्चन लिए हैं और 2 ही क्वेश्चन में मैंने सारा समअप किया हुआ है। जब भी आपको कोई भी इंडियन नेशनल कांग्रेस के रिलेटेड में कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप इस दोनों क्वेश्चन में से इतनी अच्छी लाइंस हैं वो आप यूज़ कर सकते हो अपने यूपीएससी मेंस का जो पार्ट है उसको लिखने के लिए। और प्रीलिम्स का भी मैं साथ में ही कवर करता हूँ, जो भी डेट्स होती हैं, क्योंकि हिस्ट्री में डेट्स इंपॉर्टेंट है, किसने क्या बोला वो इंपॉर्टेंट है, वो मैं सारा कवर कर रहा हूँ। तो ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा आपका मेंस आंसर राइटिंग करने में। सो मेरे जो फॉर्मेट है क्वेश्चन आंसर वाला, इससे आपको काफ़ी इंसाइट भी मिली होगी कि हमें यूपीएससी के मेंस को कैसे टैकल करना है और साथ साथ में आपको पता चल रहा है कि हमें एक आंसर राइटिंग कैसे करनी है। सो आपको डबल मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आप ऐसे ही कर सकते हैं। सो इस टॉपिक में दोनों क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है और मैं चाहता हूँ कि आप इसको थोड़ा सा ब्रीफली मैं आपको इसका सारा कुछ एक बार बता दूँ। सो सबसे पहले हम जाएंगे जो हमारा 1880s का मैप है। ओके, 1885 में हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस बनती है, तो उससे पहले आपको एक आइडिया होना चाहिए कि 1880s का कैसा मैप था। सो जितना ये मैप को आप स्क्रीनशॉट ले लो, उसको सेव कर लो, तो जितना भी आपको ये कलर वाला पार्ट दिख रहा है, जितना भी कलर वाला पार्ट है, ये सारा ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में है और ये है फ्रॉम 1756 से लेके 1856 तक। और जो आप रेस्ट वाला देख रहे हो सारा वाइट वाला, वो स्टेट्स हैं जो डिपेंडेंट थी ब्रिटिशर्स के ऊपर। और ये जो आप रेड लाइन देख रहे हो, ये जो लाइन है, ये जो लाइन आप देख रहे हो, दिस इज द बाउंड्री ऑफ ब्रिटिश एम्पायर विद चाइना। सो आप देख सकते हो कि कितना बड़ा एरिया तब ब्रिटिशर्स कंट्रोल करते थे। ओके, सो नेक्स्ट हम चलेंगे कुछ ऐसे लोगों की फोटोज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ जिन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाई। दिस इज द मैन, दिस इज A.O. ह्यूम। इनका पूरा नाम था एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, who was born in 1829 and he is a civil servant, a leading spirit behind the founding of the Indian National Congress. He wanted to provide Indians a democratic representational government. Was one of the conveners of the first session of the INC at Bombay in 1885 and served as the general secretary for the first 22 years. He was bold in questioning British policies in India. As an administrator, introduced free open school education and a juvenile reformatory in Atwa, Uttar Pradesh. So he was also known as father of ornithology due to his keen interest in birds. तो ये इसके बारे में था। उसके बारे में अब थोड़ा सा डिटेल्ड देख लेते हैं। ये अध्यक्ष से पहले WC बैनर्जी, ये संस्थापक हैं A.O. ह्यूम। 18 दिसंबर 1885, दिस इज व्हाट इंडियन नेशनल कांग्रेस लुक्स लाइक। और ये है मुंबई की वो बिल्डिंग जहाँ पहला अधिवेशन हुआ था और ये इसके फाउंडिंग मेंबर्स थे। तो ये आप एक बार देख लो, दादाभाई नारोजी, फिरोजी शाह मेहता, दिन शाह इतुलिज वाचा, KT तेलंग, S सुब्रमण्यम अय्यर, चक्रवर्ती विजय राघव चरण, तो ये सारे थे। तो ये मैं आपको दिखाना चाहता था ताकि आपको एक बार विजुअली आप देख लो। ये मैप आ गया, ये A.O. ह्यूम आ गए और ये बाकी फाउंडिंग मेंबर्स आ गए। अब हम अपना लेक्चर जो है उसको आगे थोड़ा सा बढ़ाते हैं। ओके, सो हम चलते हैं कि बिफोर 1885 इंडिया की कोई नेशनल वॉइस नहीं थी इंडिया में, नो नेशनल वॉइस। बंगाल जो था वो अलग था, बॉम्बे अलग था, मद्रास अलग था। देन अ हिस्टोरिक आइडिया वाज बॉर्न दैट इंडिया कुड स्पीक विद वन वॉइस, दैट वॉइस बिकम, वो जो वॉइस थी वो क्या थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। अ क्वाइट मीटिंग दैट बिगेन द लाउडेस्ट रेवोल्यूशन। दिस इज द इंडियन नेशनल कांग्रेस ही थी जिससे हमें फ्रीडम मूवमेंट तक लेके गई और फिर हमें फ्रीडम भी दिलाया। ओके, अब हम इसमें सबसे पहली चीज़ पढ़ेंगे कि वाई नेशनलिज्म वाज रेडी टू इमर्ज। तो फैक्टर्स क्या थे जो लेड किया था जिसको ये फॉर्मेशन थी। पहला था इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशंस, ठीक है, ड्रेन ऑफ वेल्थ,
ये आपको पता है, बाय दादा भाई नौरोजी। देन देयर इज डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये भी आपको पता है। ओके, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो हमारी इंडस्ट्री थी, लोकल इंडस्ट्री, उसको उन्होंने खत्म कर दिया था ब्रिटिशर्स ने। एंड देन देयर आर फेमाइंस, और इन फेमाइंस की वजह टैक्स जो था वो ब्रिटिशर्स ने बढ़ा दिया था। ओके, जिसकी वजह से इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन थी वो बड़ी ज़्यादा हो गई थी। दैट लेड टू फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। एंड देन देयर इज सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स। ये क्या थी? ब्रह्मो समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, एंड देन देयर इज यंग बंगाल। दीज मूवमेंट्स ने क्या क्रिएट किया? क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग को इन्होंने उजागर किया। एंड देन देयर इज थर्ड इज एजुकेशन, जो फैक्टर से इंडियन नेशनल कांग्रेस आने के, एंड मिडिल क्लास। ओके, तो इंग्लिश एजुकेशन ने एक नई क्लास को पैदा किया था, दैट इज न्यू पॉलिटिकल क्लास। और वो कौन लोग थे? लॉयर्स, टीचर्स, जर्नलिस्ट, जो कि रिफॉर्मर्स बन गए थे। एंड देन देयर इज पॉइंट नंबर 4, एंड देन देयर इज प्रेस डेवलपमेंट। ओके, जैसे पेपर केसरी, अमृत बाजार पत्रिका, ओके, द हिंदू, ठीक है, ऐसे जो आए थे पेपर्स, उन्होंने भी पॉलिटिकल जो था सिनेरियो उनको बूस्ट किया था। सो बाय 1880 इंडिया वाज इंटेलेक्चुअली रेडी फॉर नेशनलिज्म। नाउ इट ओनली नीड अ ऑर्गेनाइजेशन। सो दीज आर द 4 फैक्टर्स। जो भी हमने पिछले 4 टॉपिक्स पढ़े हैं वो सारे फैक्टर्स थे बिहाइंड इंडियन नेशनल कांग्रेस की फॉर्मेशन के लिए। सो दिस इज द वे यू कैन अंडरस्टैंड। मैं किस सीक्वेंस के साथ आपको समझा रहा हूँ कि आपको समझ आ गई कि जो पिछले 4 टॉपिक्स हमने पढ़े हैं बेसिकली वही टॉपिक्स थे जो एंड में लेड हुए फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। सो दैट वे आपको काफी मुझे लगता है समझ आ गई होगी कि क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में कितना इजीली और कितने एक सीक्वेंस वे में आप समझ सकते हो चीज़ों को। ओके, अब हम पढ़ेंगे हाउ वाज कांग्रेस फॉर्म। ये था बिफोर कांग्रेस। अब हम पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा इसमें, हाउ, कि कांग्रेस फॉर्म कैसे हुई। अब हम इसमें 2 चीज़ें पढ़ेंगे, नॉट जस्ट द फॉर्मेशन बट द मीनिंग बिहाइंड इट ऑल्सो। ओके, सो रोल ऑफ ए.ओ. ह्यूम, जो कि जिन्होंने इसको बनाया था, इट्स H-U-M-E, ह्यूम। ही इज अ रिटायर्ड ब्रिटिश सिविल सर्वेंट। मैंने आपको बता दिया। इस बंदे ने ऑब्जर्व किया, व्हाट ही ऑब्जर्व, दैट देयर इज ग्रोइंग डिसकॉन्टेंट, कुछ ना कुछ गलत ग्रो कर रहा है, डिसकॉन्टेंट, राइजिंग एजुकेटेड क्लास, ओके, फ्रीक्वेंट famines, and there is anger against policies. ये इसने चीज़ों को ऑब्जर्व किया. एंड देन ही ह्यूम राइट लेटर टू ग्रेजुएट्स इन 1883 में. If educated Indians do not organize peacefully, the anger of the masses may erupt violently. ये उनके अपने वर्ड्स थे. ओके, सो इंडिया में, पूरे इंडिया में हर एक प्लेटफॉर्म पे अलग अलग डिस्कशंस होना शुरू होगी. और ए.ओ. ह्यूम ने बोला कि हम लोग डिस्कशंस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं रेदर देन वायलेंस, और यूनाइटेड फोरम बनाते हैं फॉर ग्रीवियंसेस. क्योंकि इनको ये चीज़ को चैनलाइज करना था, तो इन्होंने दो बातें रखी. एक इन्होंने बोला कि हम डिस्कशन करेंगे, और दूसरा इन्होंने बोला, सेकंड इन्होंने बोला हम एक यूनिफाइड फोरम बनाएंगे. ओके, और इनको सपोर्ट किया जो हमारे बेसिक फाउंडर्स थे, नारोजी, राणे, बैनर्जी और मेहता जी ने. और ए.ओ. ह्यूम प्लस दीज इंडियन लीडर्स फॉर्म इंडियन नेशनल कांग्रेस. और डेट थी 28 से 31 दिसंबर 1885 को फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हुआ था. और वेन्यू था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज. और प्रेसिडेंट थे W.C. बैनर्जी. ओके, और उसमें अटेंडेंस के लिए 72 डेलीगेट्स आए थे. और सक्सेस क्या थी कि बंगाल भी था, बॉम्बे भी था और मद्रास भी था. सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म. अब हम नेक्स्ट जो हमारा इसमें ही फर्दर जाएंगे कि वाई वॉज कांग्रेस नीडेड, जरूरत क्या थी. ओके, सो फर्स्ट पॉइंट इज, सीधा लिखना आपने, पॉलिटिकल यूनिटी. सबसे इंपॉर्टेंट, इंडिया वाज फ्रेगमेंटेड, सो आईएनसी ब्रॉट कॉमन प्लेटफॉर्म लाया. उन्होंने क्या लाया? एक कॉमन प्लेटफॉर्म लाया, एक कॉमन प्लेटफॉर्म दिया. नेशनल लेवल डिस्कशंस हुई और कोऑर्डिनेशन हुआ बिटवीन डिफरेंट प्रेसिडेंसीज में. लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे और पॉलिटिकल डिबेट को राइज करने लगे. देन देयर इज ट्रेनिंग ग्राउंड. आईएनसी
क्या उन्होंने क्या दिया, एक ट्रेनिंग ग्राउंड किया प्रोवाइड फॉर पॉलिटिकल एजुकेशन, फॉर डिबेट्स, पिटिशंस, रेजोल्यूशंस, और स्किल्स लेटर यूज्ड बाय गांधी, पटेल और नेहरू। ओके, अब हम चलते हैं पॉइंट नंबर 3 पे, जेंटल नेशनल अवेकनिंग। इनके टाइम पे एक जेंटल नेशनल अवेकनिंग हुई, जिसके बाद मॉडरेट एरा रहा। कब से कब तक रहता है? मॉडरेट्स आते हैं, उसके बाद चेंज हुआ, लेकिन पहले मॉडरेट्स आते हैं 1885 से 1905 तक। और ये लोग मोस्टली सिर्फ ब्रिटिशर्स से डिमांड करते थे, पीसफुल प्रोटेस्ट करते थे, कभी भी हार्श चीज़ें नहीं करते थे। ये यूज़ करते थे कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स, ओके, पिटिशंस, और पब्लिक ओपिनियन को बिल्ड करते थे। जो शुरू की कांग्रेस थी उसका यही रोल था। सो कांग्रेस बिगेन एज अ नर्सरी फॉर इंडियन नेशनलिज्म। ओके, अब हम ये तो आ गया कि व्हाई वाज कांग्रेस नीडेड, हाउ इट इज फॉर्म्ड, और इंडियन नेशनल कांग्रेस के फैक्टर्स क्या थे। सो हमने सब कुछ कवर कर लिया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। इसमें एक और भी पॉइंट उभर के आता है, और वो है सेफ्टी वैल्व थ्योरी। ये क्या थी? कई लोग इसको बोलते थे ब्रिटिशर्स कि हमें डिसकंटेंट वायलेंट ना हो जाए, तो हमने क्या किया था, हमने इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाई थी एज अ सेफ्टी वॉल्व। अब इसके दो पर्सपेक्टिव थे, पहला था ब्रिटिश और एक था इंडियन। एक एक करके समझ लेते हैं। ब्रिटिश पर्सपेक्टिव समझते हैं पहले। एओ ह्यूम इंटेंशन क्या थी कि जो एंगर है उसको हमने चैनलाइज कर दिया। ब्रिटिशर्स वांटेड टू मॉनिटर इंडियन लीडर्स, कि हमारे सामने रहेंगे तो हम इनको मॉनिटर भी कर पाएंगे। और बिलीव्ड कंट्रोल ऑपोजिशन प्रिवेंट्स रिबेलियन, और उनका था कि जो कंट्रोल्ड ऑपोजिशन है ये प्रिवेंट करेगी रिबेलियन को। ओके, और लॉर्ड डफरिन की एक कोट भी है कि कांग्रेस इज अ माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी। तो ये वो बोलते थे कि नहीं, हमने खुद से इसको बढ़ने दिया, खुद से बनाया है हमारे अपने फायदे के लिए। जबकि इंडियंस वाली जो थी सेक्शन वो इसको नकारती है, वो बोलती है कि आईएनसी वाज नॉट क्रिएटेड बाय एओ ह्यूम, इंडियन लीडर्स वर फुली इन्वॉल्वड। पहला था उनका कि जो इंडियन लीडर्स हैं, इंडियन लीडर्स उसकी फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है। इंडियन नेशनलिज्म वाज ऑलरेडी राइजिंग। वो कह रहे थे कि हमारा जो नेशनलिज्म था वो तो पहले से ही था राइजिंग, इट वाज ऑलवेज राइजिंग। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो फॉर्मेशन था वो तो होना ही था। और ये हमारा कैसे राइज कर रहा था? थ्रू प्रेस, रिफॉर्म्स, एजुकेशन और पॉलिटिकल एसोसिएशंस। कांग्रेस बिकेम मोर रेडिकल लेटर। जो हमारी कांग्रेस थी, इट बिकम्स मोर रेडिकल। तो कहीं ना कहीं ये भी सेफ्टी वॉल जो इनकी थ्योरी थी उसको नेगेट करती है। जैसे एक्सट्रीमिस्ट्स आए, स्वदेशी मूवमेंट आया, होम रूल मूवमेंट आया, फिर गांधी मास मूवमेंट आया, तो ये सारे नेगेट करते हैं कि सेफ्टी वॉल नहीं था। और नो कॉलोनियल गवर्नमेंट विलिंगली क्रिएट्स इट्स ओन ऑपोजिशन। और उनका ये कहना था कि कोई भी कॉलोनियल जो गवर्नमेंट होती है वो अपना ऑपोजिशन कभी कभी तैयार नहीं करती। सो इंडियंस बोलते थे कि ह्यूम वाज अ हेल्पर नॉट द क्रिएटर, कांग्रेस वाज इंडियाज वॉइस नॉट ब्रिटेन्स टॉय। सो ये एक लाइन है, आप इसको यूज कर सकते हैं। लाइन है, ह्यूम वाज अ हेल्पर नॉट द क्रिएटर, कांग्रेस वाज इंडियाज वॉइस नॉट ब्रिटेन्स टॉय। अब यह कि सिग्निफिकेंस ऑफ कांग्रेस। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट कि इसका सिग्निफिकेंस क्या हुआ। सिग्निफिकेंस क्या क्या था सिग्निफिकेंस? फर्स्ट पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म था ये। इट वाज द फर्स्ट पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म। ओके, इट गिव्स टू बर्थ ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। ये बर्थ थी इंडियन नेशनलिज्म की। पॉलिटिकल कल्चर ऑफ डिबेट, इसने डिबेट स्टार्ट किया, डिबेट कल्चर स्टार्ट कर दिया। और ये थी फाउंडेशन फॉर मास मूवमेंट्स, जो कि लेटर पार्ट ऑफ द हिस्ट्री में हुई। ओके, फॉर मूवमेंट्स। एंड देन पॉइंट नंबर 5 इज यूनिफाइड आर्टिकुलेशन ऑफ इंडियन इंटरेस्ट। इन्होंने इंडिया को एज अ यूनिटी दिखाया और यूनिफाइड इंटरेस्ट दिखाए। एंड देन पॉइंट नंबर 6, इट इमर्जेस एज सिंबल ऑफ इमर्जिंग इंडियन मिडिल क्लास। ये सिंबल थी कि हमारी मिडिल क्लास ग्रो कर रही है। ओके, अब हम एक लास्ट देखेंगे, उसके बाद हम अपने सवाल पे चले जाते हैं। एंड दैट इज मॉडर्न रेलेवेंस। हर टॉपिक में मेरा ये रहता है मॉडर्न रेलेवेंस, लेकिन इसका हम पढ़ लेंगे। कनेक्ट आईएनसी फॉर्मेशन टू द मॉडर्न थीम्स। सबसे पहला है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। अगर आज हम वो चीज़ देख रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं आईएनसी के साथ कनेक्ट उसका है। फ्रीडम ऑफ स्पीच। पॉइंट नंबर 3, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस। आज हमारा अगर कॉन्स्टिट्यूशन ये चीज़ अलो करता है तो ओनली बिकॉज हमारा आईएनसी में ये सारे फीचर्स थे। 4th इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड्स। एंड द 5th इज वैल्यू ऑफ पब्लिक ओपिनियन। तो आज के मॉडर्न टाइम्स में भी अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं वो चीज़ हम आज के टाइम में भी देखते हैं जो उस टाइम पे ये सारा कुछ था। ओके, सो यहाँ पे हमारा ये क्लास खत्म होता है। काइंड ऑफ आईएनसी का जो भी ब्रीफ में मैंने आपको समझाना था वो खत्म होता है। अब एक मेरा सवाल है कि व्हाई वाज बॉम्बे चूजन एज द फर्स्ट सेशन। मेरे को कमेंट्स में बताओ कि बॉम्बे को क्यों चूज किया पहला सेशन के लिए। अगर ये आपको लेक्चर अच्छे लगते हैं तो डू कमेंट, डू लाइक, डू सब्सक्राइब, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। ओके, सो लेट्स नाउ गो टू अवर लेक्चर। तो क्वेश्चन नंबर 1 था फैक्टर्स। तो फैक्टर्स मैंने आपको बता दिए, यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं एकदम से। सबसे आ गया पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट।
racial discrimination, liberal and democratic ideas demanded voice in administrative matters. Second one is the socio-economic context. High taxes, famine, exploitation, the growing middle class, sought reforms for the civil rights. Third one is the role of press and education. Newspaper and education institutes created a political aware class. Figures like Dadabhai Naoroji, Umesh Chandra Banerjee used discussion and writings to mobilize opinion. And then there is fourth is the first session held in Bombay 1885. I have told you the date. It is 28 to 31 December. Okay, 72 delegates attended. Goals were initially moderate, focusing on petition dialogue rather than confrontation. तो conclusion हम लिख सकते हैं, the INC reflected the emergence of political consciousness among educated Indians seeking reform and representation within the colonial framework. चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. एनालाइज द ऑब्जेक्टिव्स, कंपोजिशन एंड अर्ली मेथड्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस. हाउ डिड इट पेव द वे फॉर इंडियाज पॉलिटिकल अवेकनिंग. ये भी हमने पढ़ लिया है. ऑब्जेक्टिव्स क्या थे इसके? सिक्योर ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन फॉर इंडियंस, क्योंकि ये मॉडरेट्स थे. एडवोकेट फॉर सिविल लिबर्टीज, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड रिडक्शन ऑफ टैक्सेशन. प्रमोट नेशनल यूनिटी एंड पॉलिटिकल अवेयरनेस. यहाँ पे आप एक चीज ऐड करना, पॉलिटिकल ट्रेनिंग या ग्राउंड फॉर पॉलिटिकल ट्रेनिंग्स. कंपोजिशन क्या थी? प्राइमरी अर्बन थे, इसमें लोग इंग्लिश एजुकेटेड थे और मिडिल क्लास इंडियंस थे. मेंबर्स वर लॉयर्स, टीचर्स, जर्नलिस्ट. इनिशियली इट एक्सक्लूडेड पीजेंट्स एंड वर्कर्स, बट इट लेड द ग्राउंड वर्क फॉर मास मोबिलाइजेशन लेटर. मेथड्स क्या थे? फोकस्ड ऑन पिटिशंस, मेमोरेंडम्स एंड मीटिंग्स. यूज्ड द प्रेस टू पब्लिसाइज देयर इश्यूज. एनकरेज डिबेट्स एंड डिस्कशंस टू डिफाइन पॉलिटिकल थॉट्स एंड स्ट्रेटजीज. और इंपैक्ट क्या था इनका? पॉलिटिकल अवेकनिंग पे. प्रोवाइड लेजिटिमेट प्लेटफॉर्म फॉर पॉलिटिकल एक्सप्रेशन. मॉडरेट रिफॉर्म्स फर्स्ट, रेवोल्यूशनरी मेथड्स लेटर. फॉर्म द फाउंडेशन फॉर ऑर्गेनाइज्ड नेशनलिस्ट मूवमेंट्स. और कंक्लूजन में हम लिख सकते हैं, INC's फॉर्मेशन मार्क्ड अ टर्निंग पॉइंट, ट्रांजिशनिंग इंडिया फ्रॉम localized protest to a national political engagement. So these are the two questions. दोनों में हमने सब कुछ कवर कर लिया है. मैंने आपको पहले भी पूरा इसमें करवा दिया और अब आपको इंडियन नेशनल कांग्रेस में इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, आपको पढ़ना भी नहीं है. So ये आ गया हमारा कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म which you can use in ethics, which you can use in any of your papers. और उसके बाद है इसका रेलिवेंस इन टूडेज टाइम. ये मैंने आपके साथ डिस्कस भी कर लिया है. ओके, सो ये आप यहाँ से इसको वीडियो को पॉज करके देख भी सकते हो. इन द एंड मेरे क्लोजिंग लाइंस यही रहेंगे. इन 1885 72 people gathered in a hall and started a conversation. That conversation became a revolution, and that revolution became modern India. Okay, so this is my sum up. आप इसको यूज भी कर सकते हैं जहाँ पे आप चाहें. So इसी के साथ हमारा जो पार्ट सेकंड है वो खत्म होता है. इसमें हमने अवेकनिंग का पूरा पार्ट डिस्कस किया, आपको समझाया. अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगा है तो डू शेयर, डू लाइक इट, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल. और अब हम पार्ट 3, 4, 5 एंड पार्ट 6, पार्ट 3, 4, 5 एंड 6 वो बड़े ही जल्द आपके पास आ जाएंगे. ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. और कहीं ना कहीं अगर आपको ये चीज़ें हेल्पफुल करती हैं तो दैट इज़ माई मेन मोटिव बिहाइंड इट. थैंक यू सो मच.